मेरे प्यारे मित्रों, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो हमने एक कोटेशन आपके लिए तैयार किया है। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्तों, अगर दम है तो जियो ऐसा की मिसाल बन जाए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज एम्बिनेशन इज व्हाट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जोड़ा किसमें गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब 2 या 3 या कितना प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसका बउआ फॉर्मूला क्या होता है, आर नेट बराबर होता है R1 प्लस R2 के। कब? जब सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 20 गो और 10 गो 30 गो 30 ओम आंसर हो जाएगा। तो क्या आप इतना से संतुष्ट है? नहीं ना, कुछ और भी जानना चाहिए। तो हमने तो 30 ओम आंसर मार दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, श्रेणी क्रम की बात किया। अब हम समानांतर क्रम के विषय में जानेंगे। समानांतर क्रम में क्या होता है, उसमें आरनेट क्या होगा, क्या आरनेट। तो उसमें समानांतर क्रम के लिए पैरेलल में जब रहेगा तो 1/आरनेट, 1/आरनेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट। इसमें जितना आता जाएगा उतना को हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो यह पैरेलल लाइन के लिए होता है, पैरेलल के लिए होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन अवकारक है। केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया कि निम्न में कौन अवकारक है। अब हुआ कल हम अवकारक और ऑक्सीकरण अवकरण पर बहुत ज़्यादा लेक्चर दिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, हम सबसे पहले यह देखेंगे क्या होगा आंसर। तो अवकारक कह रहा है तो हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात H2 हमारा आंसर होगा। अब हम कुछ अलग से जानते हैं, अवकारक का अर्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जो अवकरण की प्रक्रिया में मदद करता है उसको क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। कुछ अवकारक का नाम हम लिखते हैं, आपको याद कर लेना है। जैसे आपने एक जाना H2, दूसरा जान लीजिए SO2 और तीसरा होता है CO। तीसरा क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर CO भी दे दिया है और H2 भी दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा, हम हाइड्रोजन को ही लेंगे। अवकारक हमने जाना, अब हम जानेंगे अवकरण क्या है, यानी रिडक्शन क्या है। तो अवकरण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है और हाइड्रोजन अणु जुड़ता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अर्थात दूसरे शब्द में कहे तो ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होती है। कुछ आपको अवकरण को याद करना होगा, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप O3 को ले लीजिए, O3 अर्थात ओजोन को ले लीजिए। उसके बाद O2 को ले लीजिए, उसके बाद HNO3 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, और सारा है, इतना से काम चल जाएगा। कल हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण और अवकरण के विषय में। ऑक्सीकरण के लिए हमने रेल का यूज किया था, RAIL, और अवकरण के लिए हमने गार्ड का यूज किया था। किसका? गार्ड का, GARD, गार्ड। तो हमने आपको बताया था कि
ऑक्सीकरण में रिमूवल, आर से रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ए से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और आई से इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, और एल से होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि इतनी सारी क्रियाएं हो रही है तो वह ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। यदि हम अवकरण की बात करेंगे तो हमने ट्रिक दिया गार्ड, GARD, अर्थात जी से हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए से हो जाएगा, ए से क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आर से हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और डी से हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपचयन की तो होगी नहीं, अवक्षेपण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, संयोजन और उपचयन। तो उपचयन की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन की होती है। बउआ एक हम आगे आते हैं। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल पूछा है? निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन है HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, CH3, COOH। तो 10 में क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग जो अम्ल है HCl है, तब H2SO4 है, तब HNO3 है। अब हम कुछ और यहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH आंसर हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या है। एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को बउआ लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है। अब इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम रसायनों का सम्राट कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को हम रसायनों का सम्राट कहते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, एक्वारेजिया। क्या? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया HCl और HNO3, HCl और HNO3 का 3:1 के मिलाने से बनता है। तो जाना में 3 है, उनमें 3 नहीं रहेगा, तो 3 कहाँ आ जाएगा? HCl के पास, और HNO3 के पास 1 चल जाएगा। तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण है। अब प्रश्न में कभी काल ऐसे पूछता है कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? जाना में 3 है, उनमें 3 नहीं रहेगा, HCl के पास चल जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। अब हम क्षार के विषय में जानेंगे कि क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, और यह लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और एक और बात लिख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज के घोल को पीला कर देता है, और इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। जैसे आप मिर्चा खाते हैं तो मिर्चा में बहुत ज़्यादा कड़वापन रहता है, तो मिर्च का कड़वापन कैस्पिन के कारण होता है। किसके कारण? कैस्पिन के। और आप करेला खाते हैं तो अभी बहुत कड़वा लगता है, तो करेला का कड़वापन करेंसिया के कारण, किसके कारण? करेंसिया के कारण होता है। करेंसिया, करेंसिया, करेंसिया के कारण होता है, करेंसिया के कारण होता है। ठीक, यहाँ से हमने इतनी सारी बातें जानकारी प्राप्त किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है?
अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया जिंक करती है। कौन करती है? ऑप्शन नंबर डी, जिंक करती है। जिंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया जिंक करती है। ठीक, तो फिर हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? कॉपर के अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो बउआ कॉपर कहे तो तांबा, कॉपर कहे तो तांबा। कॉपर के अयस्क कौन सा है? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। किंतु हम यहाँ से और कुछ निकालते हैं। कॉपर के एक और है मैकेलाइट। कौन? मैकेलाइट, मैकेलाइट यह उसका बहुत ही फेमस क्या है? अयस्क है। मैकेलाइट भी इसका अयस्क है। कॉपर पाइराइट भी है, कॉपर पाइराइट भी है। कॉपर पाइराइट भी अयस्क है। पाइराइट, कॉपर पाइराइट। चलिए यहाँ से कुछ और हम देखते हैं कि सिनेबार, क्या चीज? सिनेबार। तो सिनेबार यह जो है पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा सिनेबार। और यहाँ से कुछ और हम जानेंगे। सीसा, क्या चीज? सीसा। तो सीसा का क्या होता है? गैलना होता है, गैलना। शीशा का गैलना होता है। शीशा का गैलना हो गया। और दो तीन को और हम आपको बता देंगे। एल्युमिनियम का सबसे पहले जान लीजिए। एल्युमिनियम बहुत बार पूछता है। तो एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट होता है, डायस्फर होता है, कोरंडम होता है। बॉक्साइट, डायस्फर, कोरंडम होता है। कोरंडम। और सोना का दुइये गो होता है। सोना का केल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। और चांदी का भी दो गो, अर्जेटाइट और हार्न सिल्वर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैलेमाइन है। तो कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का कैलेमाइन, तो जिंक का अयस्क है। और जिंक का दो गो अयस्क है। किसका? जिंक जेडन। इसका दो गो मात्र अयस्क है। एगो ZnS है, जिंक ब्लेड इसको कहते हैं, जिंक ब्लेड। और एगो है ZnCO3 जिसे कैलेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलामाइन कहते हैं। तो यहाँ से हमने इतनी सारी बातें जाना। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है? तो आप बताने का प्रयास करें कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है? एक अधातु है। और हम कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। कल हमने आपको यहाँ पर बताया था एल्केन के विषय में, अल्काइन के विषय में और अल्कीन के विषय में। तो एल्केन अर्थात मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो हमने अल्केन का फॉर्मूला दिया था CnH2n+2। यह एल्केन का फॉर्मूला होता है। फिर हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दुइये को पढ़ना है। एक जिसमें डबल बंड हो और एक जिसमें ट्रिपल बंड हो। अर्थात डबल बंड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बंड वाले को अल्काइन कहते हैं। डबल बंड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बंड वाले को अल्काइन कहते हैं। यहाँ पर हम अल्कीन का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका होता है CnH2n हो जाता है और अल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है, -2 हो जाता है। कल के वीडियो में हमने धातु और अधातु के विषय में बताया है, आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो कितना रहते हैं? मात्र दूगो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हीलियम He कितना पर है? हीलियम He 2 पर है, ये है, तो इसका 2 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यह वर्ग 18 का तत्व है, वर्ग 18 का तत्व है। और हमने कल वर्ग 18 को पूरा क्लियर देखा था, वर्ग 18 को हमने पूरा क्लियर देखा था। वर्ग 18 में जो तत्व है, वर्ग 18 में जो तत्व है उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। कौन गैस कहा जाता है? अक्रिय गैस। और वे कौन कौन है तो देख लीजिए। पहला है हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टॉन, पांचवा है जेनॉन, और सबसे अंतिम है रेनॉन, आरएन। सबसे अंतिम है आरएन, रेनॉन। सबसे अंतिम है रेनॉन, सबसे अंतिम है रेनॉन। तो इतनी सारी यहाँ से जानकारियां प्राप्त हुआ। और अक्रिय गैस वे गैस से होती है जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह पूरा फुलफिल रहता है। क्या रहता है? फुलफिल रहता है। अब हम बायोलॉजी में आ गए हैं और यहाँ से हम पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन नंबर ए जल से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी एस टार्च से। एस टार्च से। तो यहाँ पर आंसर क्या मारिएगा? तो जल से। किससे? जल से। हम यहाँ पर इस वीडियो को अब अंत करते हैं, बहुत लंबा होने वाला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप यदि मेरे वीडियो से संतुष्ट हो तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू। फिर मैं आपको कह दूं कि एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।